अब हम नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। सबसे पहले इसके अंदर कंसेप्ट्स हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने की है कि जो विरासती करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि इसके पेरेंट्स में ये खूबी है और बच्चे में भी वो खूबी आई, तो वो कैसे आती है? वो जीन्स के ज़रिए से आती है। तो जो भी विरासती करेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर जीन्स के ज़रिए से आते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है? यहाँ पर एमसीक्यू भी आ सकता है कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का जो यूनिट होता है वो जीन होता है, ठीक है? यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर होती है वो सबसे छोटे पैमाने पर किस में पाई जाती है? जीन में पाई जाती है। अब जीन किसके अंदर होती है? जीन की लोकेशन डीएनए के अंदर होती है, जिस तरह कि आपको डीएनए नज़र आ रहा है। और डीएनए के पास तमाम तरह की इंफॉर्मेशन इसकी सीक्वेंस के अंदर मौजूद होती है। इसका सीक्वेंस जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, ये बेस सीक्वेंस है। और सारा बेस सीक्वेंस जो होता है वो एक लीनियर ऑर्डर के अंदर, एक तरतीब के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि डीएनए का जो हमारे पास कॉइल है उसको हमने अनकॉइल किया हुआ है और उसके अंदर ये देखें डिफरेंट बेसिस जो हैं वो एक लीनियर ऑर्डर के अंदर यानी कि एक तरतीब से सीधी इसके अंदर मौजूद है। अब हमारे पास जीन जो है असल में डीएनए का एक सेगमेंट है, एक हिस्सा होता है या इसका पार्ट होता है, जिसे जीन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जीन आपको नज़र आ रहा है कि जीन इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए पूरा पूरे का पूरा डीएनए नहीं, आपके पास डीएनए का छोटा सा हिस्सा जो होगा वो जीन कहलाएगा, जो एक खास करैक्टर को कंट्रोल करता है। और जीन किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? चूँकि ये डीएनए का ही हिस्सा है तो ये भी बेस सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेस सीक्वेंसेस के अंदर कोड हुई होती है। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारी बुक में डायग्राम है, ये डायग्राम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की है। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर आप देखें तो जीन लिखा हुआ है, ठीक है? अब जीन का की जहाँ पर पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे उसे कहते हैं लोकस। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम ए जीन देखें तो ये एक स्मॉल ए और एक ए जीन है। तो ये जीन जो है जो एक क्रोमोसोम पर होती है वही जीन जो है दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी होती है। तो हमारे पास ये जीन्स जो हैं वो दोनों क्रोमोसोम्स पर हैं और इनकी लोकेशन जिस जगह पर है उसे लोकस कहते हैं। जैसे कि इसका लोकस जो है वो इसके किनारे के करीब है, ठीक है? जबकि अगर हम बात करें बी का लोकस, जीन बी का लोकस जो है वो सेंटर के करीब है। तो इसका मतलब है कि लोकेशन जीन की क्रोमोसोम के ऊपर जो होती है वो उसका लोकस होती है। हमारे पास एक जीन जो होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। तो यानी कि ये जीन जो होती है वो एक नहीं होती बल्कि दो होती हैं, वो मिलकर एक पेयर बना रही होती हैं, वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं और सेम लोकस पर होती हैं। यानी कि जिस जगह पर ये एक क्रोमोसोम पे है उसी जगह पर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। तो ये दोनों जीन पेयर बना रही हैं। जीन पेयर को हम अलील्स का नाम भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये अलील्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब एलील्स जो होती हैं वो दोनों एलील्स जो होती हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं, जिस तरह यहाँ पर दोनों एक जैसी हैं, दोनों कैपिटल भी लिखी है। तो जो सिमिलर एलील्स होती हैं उन्हें होमोजाइगस एलील्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एलील्स थोड़ी सी डिफरेंट हो, यानी कि एक एलील कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो हमारे पास ये डिफरेंट है और इनको हम हेट्रोजाइगस एलील्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस एलील्स है। अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलील्स का, आपसे पूछा जा सकता है एलील्स क्या होती हैं? तो आपने बताना है कि जीन पेयर जो होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है और आपने इधर एंड तक आपने सारा एलील्स के बारे में बताना है। इसके अलावा आपसे लोकस का भी पूछा जा सकता है, लोकस की भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू आ सकता है, तो वो भी आपने याद करना है। तो स्टूडेंट्स, जीन्स की इंपॉर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है कि जीन्स जो होती हैं इनकी वजह से वालदैन से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है या बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड रिजेम्बलेंसेस होती हैं। स्टार्टलिंग का मतलब है बहुत ही हैरानकुन सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि बिल्कुल काफ़ी हद तक वो मिलते जुलते हैं। जहाँ इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं वहाँ ही कुछ वेरिएशंस भी जीन्स की वजह से ही होती हैं। जीन्स जो होती हैं वो पेरेंट से अगर बिल्कुल इंटैक्टली आ जाएँ, यानी कि कोई क्रॉसिंग ओवर जीन्स के दरमियान में ना हो, तो वो सिमिलैरिटीज़ इनहेरिटेड सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आएँगी, ठीक है? इनहेरिटेड सिमिलैरिटीज़ कंज़र्व हो जाएँगी, यानी कि बिल्कुल जैसे पेरेंट्स हैं उन्हीं की तरह आपको उनसे मिलते-जुलते चेहरे आपको नज़र आएँगे। लेकिन अगर ये जीन्स जो पेरेंट से आ रही हैं वो शफ़ल कर जाएँ, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए या म्यूटेशन हो जाए या जगल कर जाए, यानी
के ट्रांसफ़र हो जाएँ जीन्स एक दूसरे के साथ, तो आपको वेरिएशन नज़र आएगी। जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इन दोनों पे आपको क्वेश्चन या डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, या एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। सो फिनोटाइप को समझेंगे हम एक डायग्राम से। यहाँ पर आपको फ्लावर्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अब आपको फ्लावर का कलर नज़र आ रहा है, ये एक रेड कलर का है, ये आपको वाइट कलर का फ्लावर नज़र आ रहा है। तो फ्लावर का जो कलर होता है, इसका कलर जीन्स की वजह से होता है, और इसका जिस तरह की अपीयरेंस है, जैसा ये दिखने में कलर नज़र आता है, वो उसकी फिनोटाइप है, ठीक है? तो हमारे पास ये रंग जो है ये एक करैक्टर है, और इस करैक्टर को जीन डिटरमिन कर रही है, और इस करैक्टर को हम ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जीन्स की वजह से जो कलर की ट्रेट है, उसकी अपीयरेंस हमें जैसी नज़र आती है, उसको हम कहते हैं जी फिनोटाइप। और यहाँ पर इसकी रेड फिनोटाइप है, और इस फ्लावर की हम कहेंगे वाइट फिनोटाइप है, और ये फ्लावर जो है ये हमें पिंक कलर की फिनोटाइप का नज़र आएगा। अब नेक्स्ट बात आती है जीनोटाइप। जीनोटाइप में हम देखते हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या है। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसके अंदर जीन पेयर जो है इसका वो कैसा है, क्या उसमें किस तरह की एलील्स हैं, और क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो रिसेसिव है, वो सारी इसमें बात आ जाएगी, ठीक है? जिस तरह की हमारे पास यहाँ पर हमारे पास रेड कलर का फ्लावर है, उसकी जो दोनों एलील्स हैं वो कैपिटल आर हैं। तो इस रेड फ्लावर की जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर। और वाइट फ्लावर की जीनोटाइप क्या है? स्मॉल आर। और पिंक फ्लावर जो कि रेड और वाइट का मिक्सचर होगा, पिंक कलर का होगा, उसकी जीनोटाइप क्या होगी? कैपिटल आर, स्मॉल आर। येलो नेक्स्ट येलो बॉक्स में इन्होंने जंपिंग जीन्स के बारे में बताया। जंपिंग जीन्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि जंपिंग जीन्स क्या होती हैं। ये ऐसी जीन्स होती हैं जो जंप करती हैं, ठीक है ना? जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले लफ्ज़ किया था, पढ़ा था, जगल जगल का वर्ड हमने पढ़ा था। तो ये जगलिंग करती हैं या जंपिंग करती हैं, और ये अपने ही क्रोमोसोम के ऊपर जंपिंग कर रही होती हैं। इसका मतलब है इनका कोई फिक्स लोकस, इनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती। ये जंप करके अपने ही क्रोमोसोम पे एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं, या अपने क्रोमोसोम से जंप करके दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी जंप करके जा सकती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है जीन पूल का। जीन पूल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और इस पे एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। जीन पूल क्या होता है? सबसे पहले पॉपुलेशन का आपको पता है कि एक जगह पर पाए जाने वाले सेम स्पीशी के इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड कर रहे होते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब उसी पॉपुलेशन के अंदर पाई जाने वाली तमाम जीन्स और एलील्स को हम उस टाइम पर जब देखते हैं, तो वो जीन पूल होती है, ठीक है? तो जीन पूल की डेफिनेशन आपने यहाँ से याद करनी है कि एक पॉपुलेशन की एक स्पेसिफिक टाइम पे या गिवन टाइम पे जितनी भी एलील्स हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, या एलील्स हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? जीन पूल। तो हम ये जीन पूल की एग्जांपल इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे कि फ्रॉग की एक पॉपुलेशन है, और हमें एक स्पेसिफिक टाइम पर, हम किसी भी टाइम पे इसको देखते हैं, यहाँ पर सारे फ्रॉग्स हैं। इन तमाम फ्रॉग्स के अंदर जितनी भी जीन्स हैं, वो सारी जीन्स, उनका पूल हमारे पास ये है। और तो हमारे पास ये जीन पूल जो है, इसके अंदर तमाम जीन्स हैं एक पॉपुलेशन की, यानी कि उस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन्स के अंदर है, वो सारी हमारे पास इस जीन पूल के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट इन्होंने कंसेप्ट हमें दिया है बीन बैग जेनेटिक्स का। इस बीन बैग जेनेटिक्स के कंसेप्ट इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक बैग समझ लें, जो कि एक जीन पूल है, और उस बैग के अंदर बीन्स हैं ढेर सारे, और वो सारे बीन्स जो होते हैं वो उन तमाम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स की जीन्स हैं, ठीक है? उसके तमाम कैरेक्टर्स की जीन्स हैं। तो बीन बैग जेनेटिक्स में अगर हमने किसी भी, हम पूरे के तमाम जीन्स को भी स्टडी कर सकते हैं एक टाइम पे। और अगर हमने किसी ख़ास कैरेक्टर की जीन्स को स्टडी करना है, जैसे कि हम फ्रॉग के स्किन कलर की जीन्स को स्टडी करना चाहें, तो हम इस पूरी तमाम जीन्स के अंदर से एक सबसेट ऑफ जीन्स ले लें, यानी कि सिर्फ वो जो स्किन कलर की जीन्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। इस तरह हम एक ख़ास ट्रेट को भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि स्किन की ट्रेट को, या फिर हम मुख्तलिफ ट्रेट्स को, जैसे स्किन कलर है, हाइट है, अपीयरेंस है, ये सारी जीन्स को भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले तमाम ट्रेड्स की जीन्स को स्टडी करें, हम एक ख़ास ट्रेड की जीन को स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि हमारे पास अगर प्लांट्स की पॉपुलेशन है, और हमारे पास 100 प्लांट्स हैं, तो 100 प्लांट्स जो हैं वो डिप्लॉयड प्लांट्स हैं, और उनकी फ्लावर का कलर जो है वो रेड और वाइट है। तो हमारे पास जो चूँकि 100 प्लांट्स हैं, और उनकी अगर हम एलील्स की बात करें, तो एक प्लांट के अंदर जो है फ्लावर कलर
कलर की 2 अलील्स होंगी तो हमारे पास टोटल फ्लावर कलर की जो अलील्स पॉपुलेशन में होंगी वो 200 अलील्स होंगी, ठीक है? जो कि कैपिटल आर या स्मॉल आर हो सकती हैं। तो हमारे पास फ्लावर कलर की टोटल अलील्स जो हैं वो 200 होंगी, जो कि कैपिटल आर भी हो सकती हैं और स्मॉल आर भी हो सकती हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने जीन पूल का अच्छे से स्टडी याद करना है कि जीन पूल क्या होता है। यहाँ से लेकर आपके पास जो है यहाँ तक प्रॉपरली जीन पूल की डेफिनेशन है। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जीन पूल को हम जो है एक बीन बैग की एग्जांपल में स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारे पास अलील्स हैं, हम अलील्स को समझ लें कि वो बीन्स हैं जो आपस में एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं, और हम उसके अंदर किसी ख़ास ट्रेड को भी स्टडी कर सकते हैं और वो पॉपुलेशन के अंदर पाई जाने वाली सारी ट्रेड्स को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के 2 लॉज हैं और दोनों ही लॉज जो हैं इक्वली लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के लॉज़ जो होते हैं ये हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जेनेटिक्स जो है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसको कहा है कि मेंडल के जो लॉज़ हैं इन्होंने क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी। आजकल की जो एडवांस्ड जेनेटिक्स है उसमें हम फर्दर मज़ीद भी स्टडी करते हैं, लेकिन जो पुरानी या क्लासिकल जेनेटिक्स थी उसके अंदर हम लोग लॉज़ को बुनियाद बना के सारी स्टडीज़ करते थे। तो ये जो लॉज़ थे ये 2 लॉज़ हैं। पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर इन्होंने ग्रीगोर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा-सा बताया है कि वो एक प्राइस था, पादरी था, उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसने मटर के दाने पे किए थे, जो कि उसके गार्डन में उगा हुआ था। मटर के दाने का साइंटिफिक नेम है पायसम सैटिवम, और ये उसके मोनेस्ट्री गार्डन में था, और उसने 11 साल तक इस मटर के दाने पे काम किया। पायसम सैटिवम के अंदर कुछ ख़ास कैरेक्टर्स थे, जिसकी वजह से उसने इसी को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया था। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेंडल ने पायसम सैटिवम को ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? तो आपने बताना है कि इसके ये कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया। वो कौन से कैरेक्टर? सबसे पहले इसको कल्टीवेट करना यानी कि उगाना बहुत आसान होता है, ठीक है? और वो उसके गार्डन में बहुत आसानी से उग जाता था, इसलिए उसने उसको सिलेक्ट किया। दूसरी बात ये थी कि उसके फ्लावर्स जो थे वो हर्मैफ्रोडाइट थे। हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं। थर्ड इसका कैरेक्टर क्या था कि ये सेल्फ फर्टिलाइज़िंग था, क्योंकि इसके अंदर मेल फीमेल पार्ट्स दोनों थे, तो इसके ही मेल पार्ट के जो पोलन ग्रेन्स थे वो इसके फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज़ कर लेते थे, तो इसलिए ये सेल्फ फर्टिलाइज़ था, यानी कि अपना ही फ्लावर अपने आप को फर्टिलाइज़ कर सकता था, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइज़ भी किया जा सकता था। क्रॉस फर्टिलाइज़ का ये मतलब है कि हम एक फ्लावर का जो है पोलन ग्रेन्स वो पकड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर भी उसके फीमेल पार्ट तक लेके जा सकते थे, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइज़ कर सकता था, लेकिन इसको क्रॉस फर्टिलाइज़ भी कराया जा सकता था। उसके बाद जी नेक्स्ट करैक्टर ये है कि इसका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट था, ठीक है? जनरेशन टाइम का मतलब है कि एक नस्ल का दूसरी नस्ल के दरमियान में जो टाइम गैप होता है वो बहुत ही थोड़ा था, यानी कि बहुत जल्दी अगली नस्ल ग्रो कराई जा सकती थी, इसलिए इसने इसके ऊपर काम किया। मेंडल ने बहुत सारी जनरेशंस पी की शॉर्ट टाइम में उगा ली, यानी कि थोड़े ही अरसे में, चूँकि उसका जनरेशन टाइम कम था तो उसने काफ़ी जो है पी प्लांट्स को ग्रो करवा लिया, ठीक है? और लास्ट कैरेक्टर ये है कि पी प्लांट जो है इसकी बहुत सी डिस्टिंक्ट नुमायाँ ट्रेड्स थी, और वो सारी ट्रेड्स हम देखते हैं। अब मेंडल ने जो पी प्लांट थी उसकी 7 ट्रेड्स को स्टडी किया, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ट्रेड्स किसको कहते हैं? कैरेक्टर्स को कहते हैं। और 7 कैरेक्टर्स जो थे वो बिल्कुल शार्पली डिस्टिंक्ट थे या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कंट्रास्टिंग का मतलब है ऑपोज़िट, यानी कि एक कैरेक्टर जो था वो टॉल कैरेक्टर हम देख सकते हैं, यानी कि एक पौधा जो था वो टॉल था, तो इसका बिल्कुल ही ऑपोज़िट एक और हमारे पास पी प्लांट था जो शॉर्ट था। इसी तरह फ्लावर कलर पी प्लांट में हमने देखे कि पर्पल फ्लावर थे, और कुछ फ्लावर्स जो थे वो वाइट कलर्स के थे। इसी तरह फ्लावर की पोज़ीशन टर्मिनल है या उसके कॉर्नर पर है, इस तरह थी, या पॉड कलर जो फली का कलर था ग्रीन था, या कुछ में येलो कलर था। इस तरह पॉड शेप इन्फ्लेटेड है और कंस्ट्रिक्टेड है, यानी कि फैली हुई है, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ी हुई। इसी तरह सीड कलर येलो था और कुछ के अंदर मटर का दाना ग्रीन था, और कुछ के अंदर सीड की शेप बिल्कुल राउंड थी और कुछ में सीड की शेप थोड़ी-सी इर्रेगुलर सी या रिंकल्ड शेप थी। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो थे इसने स्टडी किया। आपको कैरेक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। हमने हर कैरेक्टर के साथ एक और उसका ऑपोजिट कैरेक्टर देखा, तो इसे कहते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ ट्रेट, ठीक है? उसके बाद जी हमारे पास सबसे पहले मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या वैराइटीज़ बनाई। ट्रू ब्रीडिंग लाइन को बेसिकली ये कहते हैं कि जिसके अंदर दोनों एलील्स बिल्कुल एक सी हों। जैसे कि अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, इसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग, यानी कि दोनों एलील्स एक सी हों। तो ट्रू ब्रीडिंग के बारे में इसकी डेफिनेशन अगर हम बताएँ
ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को जब अपने से फर्टिलाइज करते हैं या क्रॉस करते हैं तो हमेशा वैसे ही प्लांट्स पैदा होते हैं। ये आपको ज़्यादा क्लियर अभी आगे से होगा, तो फिर मैं आपको दोबारा से इसके बारे में बताऊंगी कि ट्रू ब्रीडिंग किस तरह होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड प्लांट वो होता है जिसके अंदर दोनों एलील्स एक सी हों, उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड प्लांट। ठीक है, यानी कि जो प्योर ब्रीडिंग लाइंस वाले प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं मोनोहाइब्रिड। अब मेंडल का यहाँ पर क्रॉसेस इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि इसने एक प्योर ब्रीडिंग रेड कलर्ड फ्लावर वाले प्लांट को प्योर ब्रीडिंग वाइट कलर्ड फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया। ठीक है, इसमें से एक प्लांट जो होगा वो मेल था और एक जो है वो फीमेल प्लांट था। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों के क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो हमारे पास बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर जो है एक अलील उसने फादर से एक पेरेंट से लेनी होती है और एक अलील दूसरे पेरेंट से लेती है, तो इसलिए एक अलील इसने ली, दोनों के पास एक ही अलील है, तो कोई सी भी एक कैपिटल आर एक पेरेंट से आएगी और स्मॉल आर दूसरे पेरेंट से आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, ये P1 जो था ये फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन थी और इसकी जो ऑफस्प्रिंग है ये जनरेशन है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और तमाम ऑफस्प्रिंग जो हैं ये आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं, एफ कैपिटल आर स्मॉल आर नज़र आ रहे हैं। इनकी जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है, लेकिन ये देखने में हमें राउंड ही नज़र आएंगे। कैपिटल आर को मैंने फ्लावर कलर की जीन कहा था, एक्चुअली ये फ्लावर कलर की नहीं है बल्कि ये सीड की शेप की जीन है। ठीक है, हमने पिछली एग्जांपल में फ्लावर कलर पढ़ा था तो इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन एक्चुअली ये सीड शेप की जीन है। तो हमारे पास एक जो कैपिटल आर वाला जो सीड प्लांट था ये हमारे पास राउंड सीड वाला था और स्मॉल आर वाला जो है ये रिंकल्ड सीड वाला है। तभी आपको डायग्राम में भी यहाँ पर इसका सीड थोड़ा सा इरेगुलर सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि ये अब जो प्लांट्स बनेंगे उनका सीड बिल्कुल राउंड होगा क्योंकि इसमें कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आर। कैपिटल आर जो होता है वो सीड की राउंडनेस को डिटरमिन करता है और स्मॉल आर जो होता है वो रिंकलनेस को डिटरमिन करता है। जब हमारे पास दोनों आर्स स्मॉल हो जाएंगे तो हमारे पास सीड जो है वो रिंकल हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो हमारे पास वही होगा जो डोमिनेंट या कैपिटल अलील का इफेक्ट होगा वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा और स्मॉल अलील जो होगी वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा और वो रिसेसिव हो जाएगी। तो आपने ये टर्म याद रखनी है, जिसका इफेक्ट आता है उससे हम डोमिनेंट कहते हैं और वो कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, और जिसका इफेक्ट नहीं आता उसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे जो प्लांट्स बनेंगे वो राउंड होंगे, राउंड सीडेड होंगे। उसके बाद इसने क्या किया कि इसने यही F1 जो प्लांट्स थे फर्स्ट फील्ड जनरेशन के प्लांट्स, इनको आपस में क्रॉस करवाया। अब जब क्रॉस करवाया तो इसके नतीजे में हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा, पहले हम ऐसे करते हैं, एक ये जो हमारे पास हमने एक पेरेंट ले लिया, यानी कि फॉर एग्जांपल इस पे कैप सा बना होता है, इस ये सिंबल मेल का होता है, तो ये हमारे पास मेल पेरेंट है, और जिसके नीचे टेल सी बनी होती है ये हमारे पास फीमेल का सिंबल होता है। तो हमारे पास हम एक पेरेंट के गेमीट जो हैं उनको यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रख लेते हैं। गेमीट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं कि हमारे पास एक अलील हमने एक गेमीट में डालनी होती है, दूसरी अलील हमने दूसरे गेमीट में डालनी होती है। इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि हमारे पास हमने एक अलील एक गेमीट में दूसरे में, यानी कि हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे गेमिट्स लिख दिए, फिर हमने ब्लॉक्स बना लेने हैं और हमने इस ब्लॉक में दोनों गैमेट्स को कंबाइन करना है, इस ब्लॉक में हमने ऊपर वाला गैमेट और ये वाला गैमेट कंबाइन करना है, तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए कैपिटल आर ये होमोजाइगस है, यानी कि दोनों एलील्स कैपिटल हैं, डोमिनेंट है, तो ये राउंड होगा। ये हेट्रोजाइगस है, ये दोनों एलील्स डिफरेंट हैं लेकिन कैपिटल आर चूंकि डोमिनेंट है इसलिए ये राउंड होगा। यहाँ पर भी वही केस है, ये राउंड होगा, लेकिन ये हमारे पास स्मॉल आर है तो ये होमोजाइगस है, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी कि छोटे लेटर्स है इसमें, तो यहाँ पर ये रिंकल्ड होगा। तो हमारे पास इसकी जो जीनोटिपिक रेशो है और फिनोटिपिक रेशो है वो दोनों देखेंगे। पहले हम फिनोटिपिक रेशो देखेंगे कि हमारे पास एक राउंड आया, बल्कि एक्चुअली हमारे पास 3 राउंड आए, ये तीनों हमारे पास इनकी जो फिनोटाइप या अपीयरेंस होगी वो राउंड होगी, और ये वाला जो होगा हमारे पास रिंकल होगा। तो हमारे पास 3 रेशो हमारे पास हो जाएगी राउंड की, और जो रिंकल है उसकी रेशो 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम जीनोटिपिक रेशो निकालेंगे इसकी, तो वहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर तो एक है हमारे पास, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास एक, और एक दो है इसलिए हमने 2 लिख लिया इसके साथ, और हमारे पास स्मॉल आर भी एक है। तो हमारे पास रेशो आएगी 1:1 रेशो। तो जीनोटिपिक रेशो होगी 1:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशो होगी 3:1। तो इसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास 3/4 जो है वो राउंड है और 1/4, यानी कि टोटल तो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग आए हैं, तो 3/4 जो हमारे पास राउंड है और 1/4 हमारे पास जो है रिंकल्ड है। ठीक है,
तो जो रिंकल्ड है ये जो है ये अपने पेरेंट्स की तरह, हमने पेरेंट्स में भी एक रिंकल इस्तेमाल किया था उसी की तरह है, और जो राउंड है ये भी पेरेंट्स की तरह राउंड है। उस टाइम जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तब किसी को भी जीन के कंसेप्ट का नहीं पता था, किसी को एलील का नहीं पता था, किसी को डोमिनेंट रिसेसिव का नहीं पता था। उसने इस तरह ये बताया कि उसके रिजल्ट्स ऐसे इस वजह से आए कि सीड की जो शेप होती है, राउंडनेस या रिंकलनेस, वो किसी ख़ास हेरेडिटरी फैक्टर की वजह से होती है, ऐसे फैक्टर की वजह से होती है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। और उसने ऐसे हेरेडिटरी फैक्टर जिसको हम आज एलील कहते हैं या जीन कहते हैं, उसने उसको कह दिया एलिमेंटन का नाम, ठीक है? तो अब उसने कहा कि ये हमारे पास ये वालिदैन से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और ये किस तरह जाते हैं कि वालिदैन से जो ऑफस्प्रिंग्स में ये कैरेक्टर्स जो जाते हैं, ये गैमीट्स पहले बनते हैं, गैमीट्स के अंदर कोई एक जो है पार्टिकुलर हेरेडिटरी फैक्टर जाता है और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, ठीक है? उसने कहा कि जो हमारे पास जो नेक्स्ट प्लांट होता है उसके अंदर एक फैक्टर जो है वो मदर से आता है और एक फादर से आता है। इसको हम इधर से भी समझ सकते हैं कि देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है? अब इनके एक जो गैमीट्स होंगे यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर आप देख लें, ये एक पेरेंट से हमारे पास ये 2 गैमीट्स बन रहे हैं। इसी तरह इस पेरेंट से ये 2 गैमीट्स बन रहे हैं, फिर बाद में ये गैमीट्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो एक ऑफस्प्रिंग बना है इसमें एक गैमीट मदर से आया है और एक गैमीट जो है वो एक गैमीट मदर से आया है और दूसरा गैमीट जो है वो फादर से आया है। यानी कि दोनों पेरेंट्स से एक-एक गैमीट इसके अंदर आया है, और हर एक ऑफस्प्रिंग में ऐसा ही होता है। उसके बाद जी हमारे पास इसने बताया कि कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट होता है, स्मॉल आर रिसेसिव होता है, और उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद जोनासन एक साइंटिस्ट था, उसने इस पार्टिकुलेट हेरिडिटी फैक्टर्स को चेंज करके जीन्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर जाइगस जीन्स होती हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगोट, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ से, जिस तरह के यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर हमारे पास ये कैपिटल आर सीड वाला प्लांट है, इसके अंदर आपको दोनों एलील्स एक सी नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ये इसकी जो जीनोटाइप है वो तो होमोजाइगस है, लेकिन ये वाला प्लांट जो होगा या ये जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर होमोजाइगस जीन्स है, उसको हम होमोजाइगोट कहेंगे। जबकि दूसरे वाला इंडिविजुअल, जबकि आप यहाँ पर ये इंडिविजुअल देख लें जो कि हेटेरोजाइगस जीन्स रखता है, डिफरेंट जीन्स रखता है, उस इंडिविजुअल को हम हेटेरोजाइगोट कहेंगे, ठीक है? उसकी जीन्स तो हेटेरोजाइगस है लेकिन वो इंडिविजुअल हेटेरोजाइगोट होगा। फिर उन्होंने ये बताया कि जब हमारे पास F1 का हमने क्रॉस F1 से किया था तो हमने एक पेरेंट के 2 गैमेट्स बनाए थे, एक R और एक R, ठीक है? यहाँ पर आप दोबारा से देख लें कि ये देखें कि एक पेरेंट का ये उसकी जीनोटाइप है, ठीक है? जब उसके गैमीट्स बन रहे हैं तो हमारे पास एक जो एलील है वो एक गैमीट में जा रही है और दूसरी एलील दूसरे गैमीट में जा रही है। यानी कि दोनों एलील्स जो हैं वो एक दूसरे से, पहले पेरेंट में तो दोनों एलील्स इकट्ठे थी, मिलकर वो एक जीन पेयर बना रही हैं या एलील पेयर बना रही है, लेकिन गैमीट्स में वो दोनों जीन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएँगी या सेग्रीगेट हो जाएँगी, और सेग्रीगेट होके जो गैमीट बनेगा उसके अंदर सिर्फ एक जीन जाएगी। इसी को ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमें क्या कहता है, इसको देखेंगे। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसी की डेफिनेशन को मैं इस एग्जांपल से समझाऊँगी। यहाँ पर देखें कि ये एक इंडिविजुअल है जो कि हमने देखा कि फादर है और उसके अंदर एक ख़ास करैक्टर की यानी कि सीड की शेप की 2 एलील्स मौजूद हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है? तो हमारे पास ये दोनों एलील्स इस फादर के अंदर, इसके अंदर दोनों एलील्स जो हैं वो एक करैक्टर के लिए कोएग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि इकट्ठे रह रही हैं ना ये दोनों एलील्स। तो ये दोनों एलील्स जो हैं दे आर कोएग्जिस्टिंग फॉर अ करैक्टर। कौन से करैक्टर के लिए कोएग्जिस्ट कर रही हैं? सीड शेप के लिए एग्जिस्ट। जब मियोसिस होके गैमीट्स बनने हैं, क्योंकि गैमीट्स तो मियोसिस से ही बनते हैं, जब मियोसिस से गैमीट्स बनने हैं तो ये दोनों एलील्स एक दूसरे से अलहदा होंगी, सेग्रीगेट हो जाएंगी, और ऐसे अलहदा होंगी कि एक गैमीट के अंदर सिर्फ एक एलील आएगी। और फिर बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि मदर के और फादर के गैमीट्स एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर फादर का गैमीट और मदर का गैमीट एक दूसरे के साथ यूनाइट करेंगे, तो दोबारा से ये एलील्स जो है यूनाइट कर जाएंगी, और जब यूनाइट कर जाएंगी तो फिर नए इंडिविजुअल का जाइगोट बनेगा, फिर आफ्टर डेवलपमेंट वो फिर बड़ा इंडिविजुअल भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपने याद करनी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की।
तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन जो है ये एंड पे दी हुई है, पहले इन्होंने क्रॉस को बताया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कि मेंडल का पूरा आपने क्रॉस लिखना है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसकी जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो भी आपने लिखनी है, और एंड पे आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताना है कि हमारे पास किस तरह एक ख़ास ट्रेट की जो एलील्स होती हैं वो एक दूसरे से गमीट्स के बनने के टाइम पर सेपरेट या सेग्रीगेट होती हैं, और एक गमीट में सिर्फ एक ही एलील आती है, और फिर ये एलील्स जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यूनाइट करके जाइगोट बनाती हैं, जिससे नया इंडिविजुअल बन जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।